नजरअंदाज करना सीख गया, खुद पर विश्वास करना सीख गया। नजरअंदाज करना सीख गया, खुद पर विश्वास करना सीख गया। एक ना एक दिन सफल हो ही जाऊंगा, इसलिए लोगों की बातों को बर्दाश्त करना सीख गया। तो जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं पवन कुमार सिंह आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं प्रिपरेशन विद पवन अर्थात PWP में। तो कैसे हैं दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे एवं जबरदस्त होंगे और अपने पढ़ाई को कंटिन्यू किए होंगे। ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं हम लोग का जो मतलब पढ़ाई चल रहा था उसी कार्यक्रम को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए, आज हम लोग को जो टॉपिक पढ़ना है, रिवर्स ऑफ इंडिया अर्थात भारत की नदियाँ। ठीक है दोस्तों। तो आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि भारत की नदियाँ नदी क्या है, नदी के लाभ क्या है। ठीक है दोस्तों, नदी की समस्या क्या है, नदी विवाद क्या है। ठीक है, और भारत की नदियों को हम कितने पार्ट में बांट सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इन सब के बारे में हम लोग देखकर पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए तो ध्यान दीजिएगा। पहले सबसे पहले नदी कहते किसे हैं, क्योंकि हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या, रिवर्स ऑफ इंडिया भारत की नदियाँ। और भारत की नदियों में सबसे पहले ही टॉपिक आएगा कि नदी किसे कहते हैं। तो बताइएगा बाबू कि नदी किसे कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, बहते हुए जल के प्राकृतिक धारा को हम लोग क्या कहते हैं, नदी कहते हैं। समझे कि नहीं बात को। बहते हुए, रुका नहीं होना चाहिए जल, ठीक है ना, जल बहता हुआ होना चाहिए। और वो कैसा जल होना चाहिए, प्राकृतिक रूप से, उसे हम लोग क्या कहेंगे, नदी। अब देखिए, आप लोग कहेंगे सर जी अब इसे यहाँ पर हो गया, मान लीजिए नदी हो गई, ठीक है ना, ये मान लीजिए नदी हो गई, इस तरह से बह रही है, ठीक है ना, इसमें से पानी बह रहा है। तो आप लोग कहेंगे कि सर जी ये तो नदी हो गई, लेकिन इसी आकार का नहर भी तो होता है। तो कहेंगे सर जी नहर क्यों नहीं हुआ ना। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हमने कहा था कि बहते हुए पानी की प्राकृतिक धारा को हम लोग क्या कहते हैं, नदी कहते हैं। तो इसमें कहा, इसमें क्या प्राकृतिक है, इसको तो हम लोग खुदाई करके स्वयं मतलब खुदाई करके मानव द्वारा निर्मित है ना, तो कृत्रिम हो गया। तो आप लोग समझ गए ना। देखिए, नदी क्या होगी, प्राकृतिक होगी, और जो उसको हम लोग खुदाई करके बनाएंगे वो क्या हो जाएगा, नहर हो जाएगा। ठीक है ना बाबू। तो याद रखिएगा कि प्राकृतिक रूप से होनी चाहिए, जो कि अपने से वो बनी हो। ठीक है ना, तो क्या कहलाएगी, नदी। तो बहते हुए पानी की प्राकृतिक धारा को हम लोग क्या कहते हैं, नदी कहते हैं। समझ में आया दोस्तों। तो चलिए ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। फिर आएगा, देखिएगा, एक होता है नदी अफवाह तंत्र। क्या होता है, नदी अफवाह तंत्र। अब देखिए, नदी अफवाह तंत्र क्या होता है। मुख्य नदी वह उसके सहायक नदियों द्वारा बनाया गया तंत्र अफवाह तंत्र कहलाता है। ठीक है ना दोस्तों, मुख्य नदी एवं उसके सहायक नदियों के द्वारा बनाया गया तंत्र क्या कहलाता है, अफवाह तंत्र। अब ध्यान दीजिएगा, अफवाह तंत्र अभी नहीं समझ में आया होगा, अब इसको बनाते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मुख्य नदी है, ठीक है ना, ये है गई, मान लीजिए हमारी गंगा ही नदी हो गई, ठीक है ना बाबू, ये गंगा हमारे पास मुख्य नदी हो गई। इस तरह से क्या हो रही है, बह रही है, ठीक है ना। अब इस तरह से ये बह रही है हमारे पास मुख्य नदी। अब इसकी सहायक बहुत सारी नदियाँ होंगी, जैसे इधर से आ गई कोई भी नदी आ जाएगी, ठीक है ना, जैसे मान लीजिए गोमती हो गई, गंडक हो गई, इसी तरह बहुत सारी नदियाँ हो जाएंगी, कोसी हो गई, ठीक है। इस तरह आकर इसमें मिल जाएंगी, ठीक है ना। अब इधर नीचे से भी जाएंगी बहुत सारी, यमुना हो गई, ठीक है ना, यहाँ पे यमुना चली गई और यहाँ से फिर नीचे से चली गई, ठीक है ना, यमुना सोन हो गई। इसी तरह बहुत सारी नदियाँ जाकर इसके मिल गई, ठीक है दोस्तों। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे जो ये क्षेत्र है, ये सब सभी के सभी क्या होगा, नदियों द्वारा है, ठीक है ना, नदियों द्वारा निर्मित हो गया, ठीक है ना, भाग आ जाएगा। तो ये पूरा का पूरा जो ये क्षेत्र कहलाया, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, नदी अफवाह तंत्र। ठीक है दोस्तों, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, नदी अफवाह तंत्र। तो इस पूरा क्षेत्र को हम लोग क्या कहेंगे, नदी अफवाह तंत्र। ठीक है दोस्तों। तो चलिए ध्यान दीजिएगा कि आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि नदी अफवाह तंत्र क्या होता है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब नदियों के लाभ क्या क्या होते हैं, अब नदी का उपयोग किस किस काम में कर सकते हैं। अब सोचिएगा, बताइए आप लोग, नदी का किस किस में उपयोग हो सकता है। पहला तो इसका पानी पीने के काम में आता है, ठीक है ना। जैसे कि आप लोग कहीं जंगल में चले गए तो वहाँ पर आपको ये पीने के काम में आ जाएगा पानी, ठीक है ना।
और इसी तरह जैसे कि बहुत सारे नदियां ऐसी भी हैं जो कि मतलब स्वच्छ हैं, जो स्वतः स्वच्छ हो जाती हैं, जैसे गंगा नदी ये स्वतः स्वच्छ हो जाती है, तो इसका आप पानी पी सकते हैं, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से बहुत सारी नदियां हैं जो कि अगर उसमें प्रदूषण न किया जाए तो अपने आप में वो स्वतः होती हैं, क्योंकि जो पानी बाबू बहता है ना वो स्वच्छ होता है, रुका हुआ पानी गंदा होता है, ठीक है ना। तो इसलिए नदियां क्या होती है, बहते हुए पानी की प्राकृतिक धारा को हम लोग क्या कहते हैं, नदी कहते हैं। तो पानी बह रहा है ना, तो इसलिए आप लोग कह सकते हैं कि पीने के पानी में काम आएगा, ठीक। अब उसके बाद देखिएगा सिंचाई में, अब सिंचाई में देखिएगा सिंचाई में क्या होगा, जैसे कि कृषि हो गया, कृषि में कोई फसल उगाना चाहते हैं आप, तो उसमें क्या करते हैं, पानी की जरूरत होती है। बिना पानी का कोई फसल उग सकता है नहीं ना, तो इसलिए इसका हम लोग उपयोग कर सकते हैं किसमें, कृषि मतलब या उपजाऊ भूमि में, या तो कर सकते हैं फसल उगाने में, ठीक है ना, फसल को सींचने में, ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद इसका उपयोग किया जाता है, नदी का उपयोग पर देखोगे डैम बनाया जाता है, डैम मतलब बांध, ठीक है ना। और बांध बना बना कर क्या होता है, वहां पर क्या होता है बाबू, जल विद्युत यानी कि जल विद्युत यानी लाइट का मतलब उत्पादन किया जाता है, समझ रहे हैं ना, जल विद्युत, ठीक। तो ये क्या बोलते हैं कि बांधों के द्वारा होता है, ठीक है ना। ये भी जब नदी रहेगी तभी ना बांध बनेगा, वहां से क्या होगी, बिजली उत्पन्न होगी, ठीक है दोस्तों। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए उपजाऊ मृदा, अब देखिए नदियां करती क्या है, जैसे हम नदी है, नदी बह रही है तो अपने साथ जितना भी मतलब कि मतलब रेत कंकड़ होगा उसको साथ में लेके आएगी, तो उसके साथ मिट्टी भी जो होता है पानी के बहाव के कारण जो उपजाऊ ऊपरी परत होती है मिट्टी की वो कटती चली जाती है, ठीक है ना बाबू। तो उसके साथ जब वो कटती जाती है तो बहते जाती है, तो वो जो ऊपरी परत होती है वहीं क्या भू प्रवृत्ति जो होती है ना बाबू, उसमें फसल अच्छी उगती है, ठीक है, वहीं बहती हुई जाती है। और ये जहाँ पर जाके इकट्ठा हो जाती है वो क्या हो जाता है, उपज बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होता है, ठीक है ना, उसमें जैव विविधता बहुत ज़्यादा पाई जाती है, इसलिए इसका उपयोग कर सकते हैं कि उपजाऊ मृदा में भी किया जाता है, ठीक है ना। और इसके बाद आएंगे तो मिट्टी और बालू, ठीक है दोस्तों। अब नदी का उपयोग मिट्टी और बालू के लिए, मिट्टी का तो बता ही दिए, और बालू का देखिएगा सबसे बड़ा देखिएगा सोर्स क्या है, नदियों के द्वारा ही बालू का सबसे बड़ा सोर्स है, ठीक है ना बाबू। जैसे नदी हो गई, नदियों के साथ जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं उससे टकराती आती है ऊपर से, तो उसके साथ में कटते कटते क्या होते हैं, कुछ बालू जैसे छोटे होते होते क्या होता है, रेत एकदम हो जाता है, ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बालू नाम दे देते हैं, ठीक है। तो फिर आगे चलेंगे तो देखिए ये आप लोग को समझ में आएगा कि नदी क्या है, नदी अपवाह तंत्र क्या है दोस्तों, और आप लोग को समझ में आएगा कि नदियों के लाभ क्या है, ठीक है ना। अब जब इतना समझ में आ गया तो आगे देखिएगा अब नदियों की समस्या क्या है। अब ऐसा तो है नहीं कि नदियों की समस्या नहीं होगी, जिससे लाभ होता है समस्या तो आती रहती है, ठीक है ना। तो अब बताइएगा जब नदी से लाभ है तो समस्या भी तो आइबा करेगी, ठीक है ना। तो इसमें बताइएगा समस्या में क्या आएगा। अब देखिए प्रदूषण मुख्य जो समस्या है नदियों द्वारा, मुख्य समस्या, ठीक है ना। पहला होता है प्रदूषण हो सकता है, दूसरा विवादित हो सकता है किसी देश के साथ, ठीक है ना दोस्तों। तो ये दो समस्या हो गया, या तो किसी विवाद में लड़ाई झगड़ा में फंस गया हो, या तो फिर कह सकते हैं ये प्रदूषित हो, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं एक एक करके। पहला है प्रदूषण, प्रदूषण के बारे में देखेंगे। पहला प्रदूषण कैसे होता है, नदियों में देखते हैं बहुत बड़ी समस्या है, नदी की सबसे बड़ी समस्या कहा जाए ना तो प्रदूषण ही है। कितनों भी समझाया जाए लेकिन भारत की जनता है बाबू मानती कहाँ है, इसको हम लोग कैसे मनाएं, ठीक है ना। कितनों बता दिया जाए उसको, जितना समझाओगे ना उतना वो क्या बोलते हैं कि अपने वाली करती है, ठीक है ना, वो समझबे नहीं करेगी। जैसे कि यहाँ पे देखिएगा, अब देखिए प्रदूषण कितनों मोदी जी स्वच्छ अभियान का चला लें, ठीक है, कितनों नदी को साफ कर ले, लेकिन हो ही नहीं रहा है साफ, क्या करा जाए बताइए। ये भाई जनता को ध्यान देना होगा, ठीक है ना, सबको ध्यान देना होगा, ठीक है दोस्तों, तब जाकर साफ होगा। तो आइए देखिएगा जैसे कि प्रदूषण की बात करें तो बड़े बड़े बांध का निर्माण हो रहा है, ठीक है ना। अब देखिए जब बड़े बड़ा बांध का निर्माण होगा बाबू, जब नदी अपना क्या प्राकृतिक रूप से ये धारा बह रही है मान लीजिए, तो ये अपना प्राकृतिक है ना, अब इसको हम लोग रोकेंगे तो कृत्रिम हो जाएगा, और जब रोकेंगे तो यहाँ पर पानी इकट्ठा होने लगेगा, जब पानी इकट्ठा होगा तो वहाँ पर क्या होगा, अवसाद भी इकट्ठा होने लगेगा, ठीक है ना। तो ये भी एक समस्या हो जाती है जिससे कि नदियों का जो पानी है अशुद्ध हो जाता है, ठीक है ना बाबू। अब उसके बाद आगे चलते हैं तो सीवेज समस्या, ये भी बहुत जबरदस्त है। देखते हैं सीवेज का जो मतलब, सीवेज मतलब समझते हैं ना, जो नाले वाले का पानी है वो क्या बोलते हैं कि चला जाता है उसमें, ठीक है ना दोस्तों। तो आप कह सकते हैं सीवेज वाली जो समस्या है वो भी क्या है, जबरदस्त है, ठीक है ना। अब फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो पड़ता है कारखाने के अवसाद, ठीक है ना, कारखाने वाली फैक्ट्री जो भी है वो क्या बोलते हैं कि
उसमें क्या बोलते हैं आ जाता है। ठीक है दोस्तों, जैसे फैक्ट्री की बात करें, कारखाने का मतलब अवसाद का मतलब ये हो गया, जैसे कारखाना होगा उसके जो रसायन होंगे, केमिकल होंगे, वो सभी के सभी क्या हो जाते हैं, इसमें चले जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर हो जाता है घरेलू कचरा एवं प्लास्टिक। ठीक है ना, ये देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, जितना भी मतलब घर में कचरा कूड़ा कबाड़ा हो गया या प्लास्टिक जो भी मार्केट से लाए उसको ले जाके क्या करते हैं, नदी किनारे फेंक देते हैं या नदी में फेंक देते हैं, या फिर क्या बोलते हैं कि किसी मतलब ये इकट्ठा करते नहीं हम लोग, किसी गाड़ी वाले को देते हैं, वो भी ले जाकर क्या करता है वहीं पर डाल देता है उसी नदी में। ठीक है ना बाबू, तो ये भी क्या हो जाता है, एक तरह से कचरा का ही काम कर रहा है। ठीक है, तो चलिए अब ये तो था इसके प्रदूषण, लेकिन इसका विवाद क्या है। अब ये विवादित कैसे हो सकती है नदियाँ। देखिए नदियाँ विवादित होने का मुख्य जो कारण है ना, वो जल दोहन है। ठीक है बाबू, जल दोहन के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। कह सकते हैं कि नदी का उपयोग जल दोहन, यानी दोहन का मतलब होता है उपयोग करना। ठीक है ना, तो नदियों के द्वारा जो जल का उपयोग करना होता है उसी से बहुत ज़्यादा विवाद होता है। ठीक है ना, तो इसका उपयोग हम लोग कर सकते हैं जल दोहन के रूप में। ठीक है ना, अब उसके बाद आते हैं, अब जल दोहन कितने प्रकार को, देखिए जल दोहन तो हो गया, अब पानी का जो होता है ना, अब ये विवाद किसके किसके साथ हो सकता है। ठीक है दोस्तों, देखिए विवाद देश का देश के साथ हो सकता है। ठीक है ना, देश का देश के साथ, और उसके बाद अब देखिए देश का अगर देश के साथ हो गया विवाद, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अब करना क्या है। अब देश का जैसे मान लीजिए भारत है, भारत में से क्या कहती है, सिंधु नदी बहती है, गई पाकिस्तान में, अब विवाद हो गया पाकिस्तान और भारत के बीच में, तो अब क्या करना होगा, अब कौन समझौता करेगा, अमेरिका आ जाएगा, नहीं ना बाबू, तो उसके लिए क्या बोलता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय बनाए। ठीक है ना, तो इसका इन दोनों के बीच में समझौता करने कौन आएगा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। ठीक है ना, कौन आएगा बाबू, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के द्वारा ही क्या होता है, समझौता किया जाता है देश के बीच में विवाद है तो। ठीक है ना, अब जैसे कि कह सकते हैं सिंधु नदी हमेशा विवादित होती है, जैसा कि समझौता हुआ था तो उसमें इस समझौते में कहा गया था कि जो 80% पानी है वो पाकिस्तान को दिया जाएगा, 20% इधर ऊपर देखिए सिंधु जो नदी है ना, उसमें उसकी जो और सहायक नदियां मतलब कि 5-6 नदियां आ जाती हैं बाबू। ठीक है ना, एक सिंधु हो गई, उसकी और 5 आ जाती है नीचे, तो 3 ऊपर वाले का बात हुआ था कि 80% पानी जो है जाएगा किसके पास, और पाकिस्तान के पास। ठीक है ना, और 20% भारत के पास रहेगा। लेकिन क्या बोलता है, अब क्या बोलते हैं कि और नीचे वाला जो पानी है 3 में, उसमें क्या बोलते हैं कि उसमें जो होता है, और नीचे वाले में जो कहते हैं कि जो 80% है, 80% वो इंडिया के पास आएगा, 20% किसके पास जाएगा, पाकिस्तान के पास। ठीक है दोस्तों, तो अब आप लोगों को समझ में आया होगा कि ये जो बात हम कह रहे थे कि देश का देश के साथ विवाद था, वो समझ में आया होगा। ठीक है ना, अगर मान लीजिए राज्य के साथ विवाद हो गया, तो अब जैसे मान लीजिए कि हमारा मान लीजिए यूपी है, और यूपी का विवाद हो गया किसके साथ, बिहार के साथ, तो अब क्या करेंगे। ठीक है ना, अब इसके लिए देखिएगा क्या करना होगा, अब अगर यूपी का बिहार के साथ विवाद हो गया तो इस केस में एक मतलब कि सतुआ बनाया गया था, अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाए गए थे, जिसका कि अंतर्राज्यकीय, मतलब राज्य की बात है तो राज्यकीय होगा। ठीक है ना, ये क्या बोला कि इंटरनेशनल था तो अंतर्राष्ट्रीय हो गया। ठीक है ना, तो इसको कह सकते हैं एक अधिनियम बनाया गया था जिसका नाम था अंतर्राज्यकीय नदी जल विवाद अधिनियम। ठीक है ना बाबू, ये बनाया गया था, कब बनाया गया था, देखिए अंतर्राज्यकीय नदी जल विवाद अधिनियम कब बनाया गया था, 1956 में। ठीक है ना बाबू, ये 1956 में बनाया गया था। अगर राज्य के साथ राज्य का विवाद होगा तो कब होगा, 1956 में। ठीक है दोस्तों, समझ में आया, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को जो ये नदी थी तो नदी समझ में आई होगी, नदी का अफवाह तंत्र समझ में आया होगा, नदियों से लाभ समझ में आएगा, और नदियों की समस्याएं भी आप लोगों को समझ में आई होगी, और उसके बाद नदियों के साथ जो विवाद है वो भी समझ में आया होगा। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे तो पढ़ेंगे क्या, भारत की नदियाँ। ठीक है दोस्तों, जो भारत की नदियाँ जो पढ़ना है हम लोगों को, देखिए हम भारत की नदियों को 2 पार्ट में बांट लेते हैं। पहला पार्ट का नाम है हिमालयन नदी, ठीक है ना, और दूसरे पार्ट का नाम हो जाएगा प्रायद्वीपीय नदी।
याद रखिएगा, भारत की नदियों को दो पार्ट में बांट कर पढ़ा जाता है। पहले का नाम है हिमालयन नदी, दूसरे का नाम है प्रायद्वीपीय नदी। देखिए हिमालयन नदी का जो मतलब कह सकते हैं कि प्रारूप है हिमालयन नदी, ठीक है ना। हिमालयन नदी की जो प्रारूप है ये कहाँ से निकलती है बताइएगा। हिमालयन नदी कहाँ से, हिमालय नाम से आ रहा है, हिमालय का मतलब ग्लेशियर। ये नदी का कहाँ से उत्पत्ति होता होगा, ग्लेशियर से, ठीक है ना बाबू। और इसका प्रायद्वीपीय नदी का कहाँ से होगा बताइएगा। प्रायद्वीपीय मतलब कि दक्षिण भारत की जितनी भी नदियां हैं वो प्रायद्वीपीय नदियां में आती हैं, और उत्तर भारत की जितनी भी नदियां हैं वो किस में आती हैं बाबू, हिमालयन नदी में, ठीक है ना। तो आप लोग बताइएगा इसका स्रोत क्या होगा हिमालयन नदी का, बताइएगा। ग्लेशियर होगा कि नहीं, उत्तर भारत में ग्लेशियर ही ना है, अरे हिमालय पर्वत से जो नदियां निकलती हैं उसी को हम लोग कहते हैं हिमालयन नदी, ठीक है ना। हिमालय पर्वत जानते हैं पूरा उत्तर की दिशा में है, तो इसलिए ये ग्लेशियर हो गया। अब आप लोग बताइएगा यहाँ पे ग्लेशियर हो गया, ठीक है ना, इस तरह से पर्वत हो गया, नीचे ये ग्लेशियर होता है और ये पिघल कर यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है, ठीक है ना। ये पानी बन जाता है और यही क्या होता है, नदी का रूप लेके बहने लगता है इस तरह से, ठीक है ना। इस तरह से नदी का रूप लेके इस तरह से बहने लगता है, ठीक है। तो आप लोग बताइएगा, ये मान लीजिए पर्वत था, ठीक है, और यहाँ से नीचे एक ग्लेशियर था, सॉरी पर्वत पर ही ग्लेशियर पाया जाता है, ठीक है ना। ये ग्लेशियर था और ये ग्लेशियर पिघला यहाँ पर और यहाँ पे इकट्ठा हुआ पानी और ज़्यादा हो गया तो फिर ये क्या होगा, बहने लगा। जब बहने लगा तो जितने भी पहाड़ होगा, पर्वत होगा, उसको काटते हुए अपना रास्ता खोजते हुए आगे बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो बताइएगा कि ये जो ग्लेशियर से नदी निकल रही है तो क्या हमेशा निकलेगी कि कुछ समय के लिए निकलेगी। अब ग्लेशियर है तो हमेशा पिघलेगा, तो ये क्या होगा, 12मासी नदी होगी। इसका नाम कहते हैं ग्लेशियर वाले को 12मासी नदियां, अर्थात ये 12 मास चलती हैं, ठीक है ना। ये कभी भी रुकती नहीं है, हमेशा इसमें पानी का स्रोत रहता है, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद और इसमें नदियों में कौन कौन आती है पहले ये बताइए। 12मासी का मतलब समझिए जो 12 मास चलती है, बताइए। जैसे में जो हिमालय से निकलती हैं, ग्लेशियर से हों, 12 मास चलती हैं, उसी को हम लोग हिमालयन नदी कहते हैं। जैसे में गंगा हो गई, जैसे में गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्रा। गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्रा ये 3 नदियां क्या हैं, हिमालयन नदी हैं, जो कि 12मासी है। और इन तीनों का उद्गम स्थान कहाँ से है बाबू, ग्लेशियर से, ठीक है ना। अब उसके बाद आगे आते हैं तो यह देखिएगा प्रायद्वीपीय नदियां दक्षिण भारत में बताइएगा कोई ग्लेशियर है क्या, नहीं ना पड़ेगा। जब ग्लेशियर नहीं पड़ेगा तो पानी आएगा कहाँ से, अब बरसात होगी तभी ना पानी आएगा। तो ये वर्षा के पानी से होगा, किससे बाबू, वर्षा के पानी से, ठीक है। और जब वर्षा का पानी होगा तो ये कैसी नदियां होगी, मौसमी होगी कि नहीं। अब बरसात तो 12 मास होगा नहीं, कि होता है बास, बताइए बरसात 12 मास होता है क्या, अरे 4 महीने में होता है जो अपने समझ आ पाता है, ठीक है ना। तो उसी तरह ये मौसमी नदियां होगी, जब इसका मौसम आएगा, मानसून जब बनेगा तभी बारिश होती है, तो इसीलिए इसे हम लोग कहते हैं मानसूनी नदियां। अपने मौसम के हिसाब से जब बारिश होता है इकट्ठा हो जाता है पानी, फिर ये क्या हो जाती है, सूख जाती है, ठीक है ना। लेकिन ग्लेशियर वाली नदियां कभी नहीं सूखती हैं, ठीक है दोस्तों। और मौसमी नदियों को भी देखिएगा हम लोग 2 पार्ट में बांटते हैं। देखिए इस तरह से मान लीजिए कि हमारे पास क्या हो गया, भारत इस तरह से हो गया, तो ये वाला ये जो नीचे वाला पार्ट है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रायद्वीपीय। और नीचे नदी की बात करें तो प्रायद्वीपीय नदियां, ठीक है। अब जब आप लोग के समझ में आ गया कि नीचे यार ग्लेशियर तो है नहीं, अब इधर हमारे पास है अरब सागर, इधर क्या बाबू, अरब सागर है कि नहीं है बताइएगा। और इधर क्या है, बीओबी है, बीओबी का मतलब बे ऑफ बंगाल, ठीक है ना। अब बताइए इधर अरब सागर है, इधर बीओबी है, तो अब नदी जो मौसमी है या तो इधर जाके गिरेगी, ठीक है ना, इधर जाके सब नदियां गिरेंगी, या तो फिर इधर आके गिरेंगी। समझ आया कि नहीं, समझ आया है ना। तो इधर आएंगे तो अरब सागर में गिरेगी, इधर जाएंगे तो बीओबी बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। तो 2 प्रकार का हो गया। तो ये भी क्वेश्चन बाबू पूछा जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि कौन सी नदी है जो अरब सागर में गिरती है या कौन सी नदी है जो अरब सागर में नहीं गिरती है। और ये भी क्वेश्चन पूछा है कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है और कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर नहीं गिरती है। तो ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। और एसएससी का तो फेवरेट क्वेश्चन है, कई बार पूछा है, ठीक है ना, हर एक एग्जाम में बाबू, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, अरब की सागर में गिरने वाली नदियां जो है कौन सी है, यानी कि अरब की सागर के इधर है तो इधर उल्टा देखिएगा, बहुत कम, बहुत मुश्किल से नदियां इधर आके गिरती हैं। इसलिए क्योंकि जो हमारा भारत का शेप है ना वो इस तरह है, इस तरह ढलान है। इसका मतलब समझे, इधर ना ज्यादा खाला है, इधर मतलब खाला है, इधर ऊंचा है। अर्थात कहने का मतलब कह सकते हैं कि पश्चिमी घाट आप लोग पढ़े हैं ना, तो पश्चिमी घाट ऊंचाई पर था, पूर्वी घाट थोड़ा स्लोप था, नीचे था। तो बताइए
पानी किधर बहेगा, ऊंचाई से मतलब नीचाई की मतलब खाली की ओर जाएगा, ठीक है ना। तो इधर जब खाला पड़ता है तो पनिया इधर फट से बह जाता है, इधर नहीं बह पाता है, समझ आया ना। तो जब आइएगा ध्यान दीजिएगा अरब सागर में गिरने वाली नदियां कौन कौन सी है। पहली हो जाएगी नर्मदा, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, नर्मदा यहाँ पे आती है, अरब सागर में गिरती है गुजरात से होते हुए, ठीक है ना। दूसरा है ताप्ती, ये भी गुजरात में, ठीक है ना, आती है रणकच्छ से होते हुए, ठीक। उसके बाद लूनी, लूनी नदी, 3 याद हुआ कि नहीं, अरब सागर की 3 नदियां, नर्मदा ताप्ती लूनी, 3 ठो याद हुआ। फिर उसके बाद माही और साबरमती, नर्मदा ताप्ती लूनी माही और साबरमती, ये सभी के सभी कौन सी नदियां, अरब सागर की नदियां हैं, ठीक है दोस्तों। अब उसके आगे जब बढ़ेंगे हम लोग तो बंगाल की खाड़ी की जो नदी है उसका हो जाएगा गोदावरी नदी, कृष्णा नदी और कावेरी नदी। याद हुआ कि नहीं, गोदावरी कृष्णा कावेरी, 3 ठो याद हुआ, 3 ठो याद करिए, गोदावरी कृष्णा कावेरी और माही नदी और दामोदर नदी, ठीक है ना, माही और दामोदर, सॉरी यहाँ पर महानदी, माही तो इसका हो गया अरब सागर का ना, महानदी, महानदी और दामोदर नदी कहाँ की है, बीओबी में जाकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली कितनी नदियां हो गई, मतलब 5 ठो यहाँ पर हैं जो कि इंपॉर्टेंट पेपर की दृष्टि से, ऐसे तो बहुत सारी गिरती हैं जो एग्जाम में लगातार पूछा जा रहा है, ट्रेंड जिसका है वही बाबू बता रहे हैं, ठीक है ना। गोदावरी कृष्णा कावेरी, ठीक है, गोदावरी कृष्णा कावेरी और महानदी दामोदर, महानदी दामोदर। तो आप लोग बताइएगा बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां कितनी हो गई, 5 ठो, 5 का नाम बताइए, गोदावरी कृष्णा कावेरी, गोदावरी कृष्णा कावेरी, और उसके बाद हो जाएगा महानदी दामोदर, महानदी और दामोदर। अरब सागर में गिरने वाली नदियां बताइए 5 का नाम बाबू, नर्मदा ताप्ती लूनी और माही और साबरमती, ठीक है ना, नर्मदा ताप्ती लूनी, माही और साबरमती, ठीक है दोस्तों। समझ में आया कि नहीं, सही से बताइएगा, अगर समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमने पूरी तरह से कोशिश की थी बाबू की नदियों के बारे में हम लोग थोड़ा सा बताएं, ठीक है ना। और देखिए अगर आप लोगों को समझ में आया दोस्तों तो जरूर कमेंट बॉक्स में करिएगा, और अगला इसका जो नेक्स्ट वीडियो होगा बहुत जल्द ही इसी चैनल पर, मतलब नेक्स्ट बहुत जल्द ही अपलोड होगा, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही रखने देते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। बस इसी तरह प्यार एंड सपोर्ट बनाए रखिएगा दोस्तों, बस आप लोग का सपोर्ट ही चाहिए, ठीक है, धन्यवाद, लव यू ऑल।